का महत्व, राजनीतिक महत्व जो आया वो 9वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण चीजें थी, नटराज की मूर्ति, महत्वपूर्ण जो विजय था इनका, एक तरह से वहां चोल झील का निर्माण हो जाता है। इसी दो महत्वपूर्ण वंश यहाँ दिखा कारकोट वंश और कश्मीर का इतिहास में कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल सफलता क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बाद जो हुआ कई राजवंशों का उदय हुआ। क्योंकि मैंने बताया था स्कंदगुप्त के बाद कुरुओं का आक्रमण हुआ और गुप्त राज्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से सबसे प्रमुख था वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक जो थे वो नरवर्धन थे। इनका साम्राज्य थानेश्वर के पास था, जो हरियाणा में स्थित स्थल है, और थानेश्वर उनकी प्रारंभिक राजधानी भी रही। पुष्यभूति वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। इसके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़ा था, कुछ दिन शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने शासन संभाला और हर्षवर्धन महान शासक था। भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में इसको गिना जाता है। इनका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था और इसका शासनकाल 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन की कोई पुत्र नहीं था। हर्षवर्धन का मृत्यु के बाद ही वर्धन वंश समाप्त हो गया था। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज उस समय प्रमुख केंद्र बन गया था और कन्नौज जो है वर्धन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इनके युद्धों तीनों में युद्ध होता रहा बराबर। त्रिकोटीय संघर्ष का ही प्रमुख स्थल रहा कन्नौज। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और वर्धन वंश बराबर एक दूसरे का आक्रमण करते रहे। हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली और अपनी सेना और उसकी सेना को मिलाकर दोनों के साथ गौड़ के शासक शशांक को हराया था। गौड़ का शासक वही था जो बौद्ध वृक्ष को जिसने कटा दिया था। ये पूछा गया प्रश्न है कि किस शासक ने बौद्ध वृक्ष को कटाया था, तो ये शशांक था, गौड़ वंश का शासक था, गौड़ का शासक था। 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, जिसने 620 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इतिहास में वर्णित पता चलता है कि हर्षवर्धन ने अपनी अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में गंजाम में लड़ा था। हर्षवर्धन एक महान कवि भी था और संस्कृत में इसने कई नाटकों की रचना भी की है, जैसे प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसके दरबार में विद्वानों को आश्रय भी दिया गया था। कुछ विद्वान यहाँ अंकित हैं, जैसे बाणभट्ट को इसने आश्रय दिया था। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। मयूर को इन्हें आश्रय दिया था, जिसने सुभाष की वली की रचना की थी। और ह्वेनसांग इनके हर्षवर्धन के दरबार में उस समय आया था। चीनी यात्री था हर्षवर्धन, भारत आया था। पुष्यभूति वंश के पतन के बाद हम कुछ राजपूत वंशों का उदय हुआ, उनको देख लेते हैं। बंगाल में शासन हुआ, कश्मीर में राजवंशों का उदय हुआ। कुछ इनमें से हम राजपूत वंश को देख लेते हैं। यहाँ पे 6 राजपूत वंश प्रमुख हैं जिनका उदय उस समय हुआ था उत्तर पश्चिम में। तो पहला हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक जो थे वो थे हरिश्चंद्र, किंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, क्योंकि शक्तिशाली शासक था। उसके बाद वत्सराज शासक बना। इसका वर्णन कुबले वाला जैन धर्म की पुस्तक कुबले वाला में मिलता है। पुराण के हरिवंश पुराण में भी इसका वर्णन, वत्सराज का वर्णन मिलता है। नागभट्ट द्वितीय जो था शक्तिशाली शासक था। ये भी इसने धर्मपाल को हराया था। बंगाल के शासक पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसको हराया था। और राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से ये हारा भी था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से हारा भी था। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। वत्सराज का वर्णन किस में है, तो ये भी पूछा गया है। मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज माना जाता है। इसका शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी तक।
लगभग 50 साल इसने शासन किया था और इसे आदि वराह का अवतार प्राप्त, इसे उपाधि ग्रहण की थी, आदि वराह की उपाधि दी जाती है। ये वैष्णव संत था, वैष्णव धर्म को मानता था। इसका अंतिम शासक जो था राज्यपाल था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इसको हराकर इसका राज्यपाट अपने में मिला लिया था और इसी के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया था। अगला है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। 1085 ईस्वी में गढ़वाल वंश की स्थापना कन्नौज में चंद्रदेव द्वारा किया गया था। इस वंश का शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र हुआ और अंतिम शासक इस वंश का था जयचंद, जिसे चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हराया था और मार दिया था। अगला महत्वपूर्ण शासक वंश है दिल्ली के पास अजमेर के, राजस्थान में जो स्थित है अजमेर, उसके पास शाकंभरी में वासुदेव ने 7वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान वंश की स्थापना की थी। इसका एक प्रमुख राजा था अजयराज। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले चौहानों की राजधानी अहिच्छत्र थी। अहिच्छत्र के बारे में हम 16 महाजनपदों में भी पढ़ चुके हैं। सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ। इसने मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें इसने मोहम्मद गोरी को हराया था और 1192 में दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था, बाद में मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में कवि थे चंद्र बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज दासों में वृहद वर्णन किया है। अगला वंश महत्वपूर्ण है चंदेल वंश। इसका संस्थापक नन्नू था। पूछा गया प्रश्न है। इनका शासन बुंदेलखंड में था। बुंदेलखंड को जुजाग भुक्ति भी कहा जाता है, जजाग भुक्ति या जेजाग भुक्ति। पूछा गया प्रश्न है ये भी। इनकी राजधानी थी खजुराहो। इनके अन्य शासक थे वागपति और जयशक्ति। धंग महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली शासक था, जो 950 से 1008 ईस्वी तक शासन किया। धंग यशोवर्मन का पुत्र था। यशोवर्मन वह शासक था जिसने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। खजुराहो में मंदिर बनवाया था। धंग ने भी कई मंदिर बनवाया था, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर आदि मंदिरों का निर्माण धंग ने खजुराहो में किया है। परमार्दी देव या परमल जो है इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। अगला शासन है परमार वंश का। इसके संस्थापक थे सीयस या श्रीहर्ष भी कहा जाता है। पूछा गया है। इनका शासन परमाणु का शासन मालवा में था। इसकी राजधानी पहले उज्जैन थी प्रारंभ में, उसके बाद में धारा को राजधानी इन लोगों ने बनाया। इस वंश का प्रमुख शासक घोष था, जिसे कविराज भी कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी चिकित्सा पे और वास्तुशास्त्र पे पुस्तक लिखी। जो चिकित्सा की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आयुर्वेद सर्वस्व, और स्थापत्य कला पे जो प्रमुख पुस्तक लिखी है वो सम्रांगण सूत्रधार। दोनों पुस्तकें पूछी गई है, महत्वपूर्ण है, सम्रांगण सूत्रधार और आयुर्वेद सर्वस्व। सोलंकी वंश अगला प्रमुख शासन है। इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम और सोलंकी वंश गुजरात में था। इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। भीम प्रथम प्रमुख शासक रहा है। 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी का इसी के समय में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था और सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी लूट कर ले गया था। अगला बंगाल में 2 वंश प्रमुख थे उस समय, पाल वंश, उसके बाद फिर सेन वंश आया। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। जनता द्वारा चुना गया ये राजा था गोपाल। ये पूछा भी गया है, गोपाल को जनता ने चुना था। बौद्ध धर्म का यह अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद धर्मपाल शासक बना, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत भी धर्मपाल द्वारा कराया गया था। हम आगे देखते हैं। देवपाल जो शक्तिशाली शासक था इस वंश का, उसने उड़ीसा और असम को जीता था। इसने 2 प्रमुख राजाओं प्रतिहार वंश के राजा भोज को भी हराया था और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया था। ये बहुत शक्तिशाली शासक था देवपाल। पाल वंश के अंत के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन आया। इसकी स्थापना सामंत सेन ने किया था और सामंतों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गौड़ राजधानी थी। बल्लाल सेन राजा था जिसने जाति प्रथा और कुलीन प्रथा का संगठित किया था। लक्ष्मण सेन एक प्रमुख राजा था, बल्लाल सेन के बाद बना था उसका उत्तराधिकारी, जिसका शासनकाल 1178 से 1205 तक रहा। इसने अपने नाम के आधार पर लखनऊती या लक्ष्मणवती नामक शहर की स्थापना की थी, जो गौड़ के पास ही था, और इसको अपना राजधानी भी बनाया था। लक्ष्मणवती को लक्ष्मण सेन ने अपनी राजधानी बनाया था।
इसके दरबार में जयदेव थे जिन्होंने गुरु गोविंद की रचना की थी, धोई प्रमुख थे जिन्होंने पवन दूत की रचना की थी, और हलायुध थे जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमने देखा गुप्तोत्तर के काल के बाद प्रमुख वंशों को देखा। अभी हम कश्मीर वंश के बारे में भी देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इससे अच्छे वीडियो पाने के लिए, और पूरे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक काल के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम आदि भी बनाएंगे, फिर राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। अब हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ गाइस, तो हम देखते हैं आगे दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य प्रमुख थे। इन राजवंशों में 6 प्रमुख राजवंश थे, इनको देखेंगे, और कश्मीर के 2 प्रमुख राजवंश थे उनको हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश को वाकाटक वंश। महत्वपूर्ण वंश था वाकाटक वंश को हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था, गुप्त साम्राज्य में पढ़ा था हमने। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश से किया था, वहां के राजकुमार से। आगे देखते हैं वाकाटक वंश है क्या। वाकाटक वंश के लोग अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, और ये विदर्भ के बरार के मूल निवासी थे। उनके जो संस्थापक थे वाकाटक वंश के, तो वो विंध्य शक्ति थे। इसकी स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। वाकाटक वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा था वो थे पर्वतसेन प्रथम। इतिहास में ऐसे राजा हैं जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, और इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी सम्राट की। 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले पर्वतसेन प्रथम ही मिलेंगे आपको। किस वंश के पूछा गया प्रश्न है, वाकाटक वंश के थे। इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी सम्राट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले में हमने बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक वंश के शासक के साथ की थी, और इन्हीं की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने गुजरात का विजय किया था। वाकाटक वंश के समय में ही, यानी पर्वतसेन प्रथम के समय में ही अजंता गुफा में कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया था, बागों का निर्माण, और जिसमें भित्ति चित्र का निर्माण भी किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण वंश है बादामी के चालुक्य लोग थे। एक बादामी के चालुक्य थे और दूसरे वेंगी के चालुक्य थे। तो बादामी के चालुक्य जो थे उनके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। 535 से 566 ईस्वी तक इनका शासन था। बादामी के चालुक्य थे, इससे पता चलता है कि इनकी जो राजधानी थी बादामी या वातापी था। इस वंश का सबसे शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था, और उपाधि ग्रहण की थी परमेश्वर की उपाधि। हर्षवर्धन को हराने के बाद इसने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। इसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख में इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही पर्शिया के शासक खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत भेजा था उनके दरबार में, और इन्हीं के समय में ह्वेनसांग वातापी में आया था। इस वंश के अन्य शासक थे। इसका लास्ट जो था कीर्तिवर्मन अंतिम शासक था, कीर्तिवर्मन, जिसकी हत्या उसी के सामंत दंती दुर्ग ने कर दिया था, और दंती दुर्ग ने इसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो वाकाटक वंश के बाद आया बादामी चालुक्य वंश, चालुक्य के बाद आपका राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश जो थे, यानी राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे, पहले जो है बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, ये कह सकते हैं। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी और राजधानी बनाया मान्यखेड़, जिसे मालखेड़ भी मिलता है। मान्यखेड़ को मालखेड़ भी कहा जाता था। इस वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये मिलान वाले प्रश्न में आया है कई बार। महत्वपूर्ण शासक एक थे ध्रुव थे, जो सबसे पहले त्रिकोणीय संघर्ष जो शुरू हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें शामिल होने वाला राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव था। त्रिकोणीय संघर्ष में हमने बताया था, और इसने त्रिकोणीय संघर्ष में प्रवेश किया और प्रतिहार राजा वत्सराज को और पाल शासक धर्मपाल दोनों को हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। फिर अपना शासक वहां बैठा के वापस चला आया था ध्रुव। उसके बाद देखते हैं गोविंद तृतीय जो था, इसने मालवा, कौशल, कलिंग और बंग पर विजय प्राप्त किया था। बंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने अन्य शासकों को भी हराया था, पल्लव शासकों को, पांड्य शासकों को, केरल के चेर शासकों को और गंग शासकों को भी हराया था। गंग शासक जो उड़ीसा में थे,
चोड़गंग या गंग कहा जाता है, उनको भी हराया था गोविंद थर्ड ने। अमोघवर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण था और लंबे समय तक शासन करने वाला राजपूत शासक था। ये धर्म और साहित्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ इसके समय में। ये कई साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। इसने सबसे पहली कन्नड़ कविता लिखी थी कविराज मार्ग, यानी पहली कन्नड़ कविता लिखने वाला राजपूत वंश का शासक अमोघवर्ष था। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। और उसने उपाधि ग्रहण की थी कविराज मार्ग। कविता जो थी इसकी कविराज मार्ग थी और प्रश्नोत्तर मल्लिका, दो पुस्तकें लिखी थी, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। कविराज मार्ग समुद्रगुप्त ने ग्रहण किया था उपाधि कविराज मार्ग की। ये पुस्तक है कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका, अमोघवर्ष की पूछा गया है। ये भी इसकी पुस्तक है कविराज मार्ग प्रश्नोत्तर मल्लिका। इंद्र तृतीय अन्य शासक है। इनके समय में ही अरब का यात्री अल मसूदी भारत आया था और उसने भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था इंद्र तृतीय को। कृष्ण थर्ड जो था उसने चोल को हराकर दक्षिण विजय किया। सुदूरतम दक्षिण राज्यों को जीतने का कार्य कृष्ण तीर्थ ने किया था। राजपूत काफी प्रभावशाली शासक थे राजपूत। इसको काफी लंबा इतिहास रहा है राजपूतों का, क्योंकि हम लोग सरसी निगाह से एक सामान्य अध्ययन की तरफ से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा देखते हैं। पल्लव वंश अगला है। पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की स्थापना 574 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी और पल्लवों की राजधानी थी कांची। महेंद्र वर्मा एक प्रमुख शासक था जिसके समय में भारवी ने संस्कृत में किरातुर्जनियम पुस्तक लिखी थी। ये पूछा भी गया है, बताया हमने किरातुर्जनियम की रचयिता संस्कृत में भारवी ने लिखा था। अन्य प्रमुख शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था और उसको उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की स्थापना कराई, विजय स्तंभ की, और उपाधि ग्रहण की थी वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही महाबलीपुरम नगर की स्थापना इन्होंने करवाई थी और वहां पे रथ मंदिर का निर्माण कराया। रथ मंदिर जिसे 7 पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये एकाश मंदिर यानी एक ही पत्थर में बनाया गया, एक बड़े से पत्थर में बनाया गया मंदिर है रथ मंदिर 7 पैगोडा। इन्हीं के समय में नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची में हवेनसांग आया था। जिन्होंने पुलकेशिन को हराया था तो उस समय पुलकेशिन के समय में हवेनसांग वातापी गया था और फिर वहां से कांची गया था। तो कांची में उस समय नरसिंह वर्मन थे शासक। अगला हम देखते हैं गंग वंश। उड़ीसा में गंग वंश की स्थापना चोड़गंग ने की थी। इनके कुछ शासक और उनके द्वारा कराया गया स्थापत्य कला का नमूना है, जैसे नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव ने। अनंत वर्मन ने जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था और इससे पहले के जो शासक थे अनंत वर्मन ने जगन्नाथपुरी, नरसिंह वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इनके पूर्व गंग वंश से पहले उड़ीसा में केसरी शासकों का राज था। केसरी शासकों ने द्वारा ही भुवनेश्वर में, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहां पे लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी शासकों द्वारा कराया गया था। ये महत्वपूर्ण है, ये सभी महत्वपूर्ण है। चोल वंश अगला राजवंश था चोल वंश। इसके संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश को हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है। ये 30वीं शताब्दी पूर्व में ही इनकी चोल वंश की स्थापना हो गई थी, लेकिन जो इनका महत्व, राजनीतिक महत्व जो आया वो 9वीं शताब्दी में हम देखते हैं जब विजयालय द्वारा इसकी पुनर्स्थापना एक तरह से की गई। तो वास्तविक संस्थापक विजयालय को मानते हैं। 846 से 871 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और चोल वंशों की राजधानी जो थी चोलों की वो तंजौर थी। चोल वंश में जो महत्वपूर्ण चीजें थी, नटराज की मूर्ति, जो शिव की नटराज की मूर्ति वो महत्वपूर्ण है। किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। इनके द्वारा मंदिरों में जो गोपुरम शैली का निर्माण किया गया वो चोल वंशों की देन है, गोपुरम शैली। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो वर्तमान में जो नगर निकाय चल रहे हैं, स्थानीय निकाय ग्राम चल रहे हैं, पंचायती राज, ये चोलों द्वारा लिया गया। चोलों में उस समय स्थानीय स्वशासन की पद्धति अपनाई जाती थी, वहीं से पंचायती राज की कल्पना ली गई है। भारतीय संविधान में पंचायती राज का पूर्वी रूप देख सकते हैं चोल वंश में, स्थानीय स्वशासन के रूप में। राज प्रथम जो थे शासक थे, उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर या महाविद्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत महत्वपूर्ण है। राज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल
शासन सत्ता पर बैठा। इसने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया, यानी 20 वर्ष के शासनकाल में इसने पूरी श्रीलंका को जीत लिया। राजेंद्र प्रथम ने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता, लेकिन राजेंद्र प्रथम द्वारा पूर्ण श्रीलंका का विजय किया गया। उसके बाद जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों पर भी विजय प्राप्त की गई थी इनके द्वारा। श्रीलंका विजय 1017 में इन्होंने किया था, 1017 ईस्वी में, और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया था राजेंद्र प्रथम ने। अरब सागर में एक द्वीप स्थित था, सदीमंतियो द्वीप, जिस पर कब्जा कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने। उस द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने केरल के चेरों और पांड्य शासकों पर भी विजय प्राप्त की थी। पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया था, और चूंकि गंगा नदी पार करके पाल शासक महिपाल को हराया था, इस उपलक्ष्य में इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की थी, और एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। 1035 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण जो विजय था इनका, वो था कडारम का श्री विजय। राजेंद्र प्रथम द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण विजय था। इस विजय के बाद इनका जो प्रभुत्व था, मलाया द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, उनके आसपास के द्वीपों पर राजेंद्र चोल का यानी चोलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। एक तरह से वहां चोल झील का निर्माण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चोल झील का अस्तित्व किसके समय में आया था, तो वो था राजेंद्र प्रथम। अंतिम जो चोल वंश का शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। इसके अतिरिक्त जो है कश्मीर में कुछ वंशों का स्थापना हुई थी उस समय। तो दो महत्वपूर्ण वंश यहाँ दिखा रहे हैं, कारकोट वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश की 7वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापना की थी दुर्लभवर्धन ने। कारकोट वंश की स्थापना कश्मीर में दुर्लभवर्धन ने की थी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था ललितादित्य मुक्तापीड, जिसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। एक पूछा गया प्रश्न है कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, तो वंश था कारकोट वंश और शासक का नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। महत्वपूर्ण है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन। अगला महत्वपूर्ण है लोहार वंश। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था हर्ष। हर्ष के दरबार में ही राजकवि थे कल्हड़, जिन्होंने पूरे कश्मीर का इतिहास लिखा है। कल्हड़ में कश्मीर का इतिहास, कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास आपको प्राप्त हो जाता है। लोहार वंश के ही बारे में और विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा जो है गुप्त काल के बाद के ये महत्वपूर्ण जो है राजाओं के वंश, उनके काल को हमने देखा। उसके बाद से ही अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो इसको हम लोग आगे वीडियो में मध्यकाल में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम पूरे प्राचीन इतिहास का बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे, जिसको पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। धन्यवाद।